अच्छा, अब हमने ऑब्जर्व किया कि किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया जाए तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क रॉड पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, नेट चार्ज पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है। तो यहां पे ग्लास भी जो है तुम्हारा इंसुलेटर है और सिल्क भी इंसुलेटर है, रब करने पे वो इजीली चार्ज उस पर डेवलप हो जाता है। क्या अगर किसी कंडक्टर को रब करें तब भी ऐसा फिनोमिना होगा? तो क्या किसी कंडक्टर को हम दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करें तो क्या कंडक्टर भी चार्ज हो जाएगा? तो हम देखते हैं ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि जैसे हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, तो ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, और ग्लास रॉड जो है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर जो होता है वो चार्जेस को फ्लो करने नहीं देता। तो उसमें क्या होगा, सपोज हमने ये पोर्शन पे रब किया, ये पोर्शन यहां पे रब हुआ है ग्लास रॉड, तो इंसुलेटर है, तो क्या हुआ, रब हुआ होगा यहां से। तो रब हुआ तो यहां से 5 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफर हो गए और इस रबिंग पोर्शन पे चार्ज जनरेट हो गया। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि जहां पे भी हम रब करते हैं उस रबिंग पोर्शन पे चार्ज डेवलप हो जाता है, और इंसुलेटर जो ये जो ग्लास रॉड है वो इंसुलेटिंग बॉडी का होता है, तो वो इस चार्ज को मूव नहीं होने देता है अपने बॉडी में, क्योंकि इंसुलेटर डू नॉट अलाउ द चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। तो जो चार्ज यहां जनरेट हुआ है वो इंसुलेटर बॉडी पे मूव नहीं हो सकता, वो लोकलाइज्ड हो जाता है, वो यहीं पे बना रहता है, और इसलिए उसे इजीली चार्ज किया जा सकता है। हम रब करेंगे, रबिंग पोर्शन पे चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से इंसुलेटर इजीली चार्ज हो जाता है। अब कंडक्टर में क्या प्रॉब्लम है? तो सपोज मैं कोई कॉपर रॉड ले लूं या आयरन रॉड ले लूं और उसको इसी तरह से रब करके चार्ज करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? किसी भी चीज से रब किया, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसको हाथ से पकड़ के रब किया, ये पोर्शन पे रब किया। अब रब जैसी किया तो यहां पे जो रबिंग पोर्शन पे चार्ज जनरेट हो जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि कॉपर से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब कॉपर क्या होता है, वो कंडक्टर होता है, कंडक्टर अलाउ द चार्जेस फ्लो थ्रू देम। तो जैसे ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये लोकलाइज नहीं रहेगा, ये चार्ज जो है कंडक्टर के थ्रू मूव कर सकता है, क्योंकि इस कंडक्टर को मैं पकड़ा हुआ हूं तो वो चार्ज मेरी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा, और इस तरह से चार्ज इस पे जो है कलेक्टेड नहीं रहेगा, बल्कि वो ग्राउंड में चला जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगेन यहां पे मैंने क्या बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे डेवलप हुआ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो क्या प्रोसेस होगा? तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि हम जो भी फेनोमेना है उसको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों के मोशन से समझ सकते हैं। एक्चुअली में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव होता है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम एज्यूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव कोई उसी तरह का कोई पॉजिटिव चार्ज है जो अपोजिट मूव हो रहा है। तो देखो क्या हुआ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, वो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। अब क्योंकि चार्ज इस बॉडी में मूव कर सकता है तो वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब तुम इसे पकड़ के रखे हो और हमारा बॉडी भी गुड कंडक्टर है, चार्जेस को मूव होने देता है, तो जब यहां से चार्ज रिपेल हुए, एक दूसरे से दूर भागे, तो वो वहां से हमारे बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चले गए। तो जितने पॉजिटिव चार्ज थे हमारे बॉडी के थ्रू, क्योंकि वो सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो सब एक दूसरे से दूर भागने लगे रिपल्शन फोर्स की वजह से। और कितना दूर भागेंगे? जितना दूर पॉसिबल होगा उतना दूर भागेंगे, जब तक कि फोर्स इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। तो उनके पास भागने का एक रास्ता था मेरे बॉडी के थ्रू ग्राउंड पे जाने का, तो इसलिए वो मेरे बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चले गए और न्यूट्रल हो गया। अच्छा, अब मैंने यहां क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में मूव होके ग्राउंड में चले गए, तो इस तरह से समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअल थ्योरी हमने क्या बोला, एक्चुअल थ्योरी में हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक्चुअली में ये पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव हुए, ये पॉजिटिव चार्ज अपने नियर बाय इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगे। तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगे तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको हम पकड़ के रखे हैं, हमारा बॉडी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी के थ्रू मूव होते हुए रॉड में आया और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो एक्चुअल केस में यह हुआ होगा
एक्चुअल केस में ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन मूव होके आया और इसे न्यूट्रलाइज कर दिया, बट हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव होके ग्राउंड में चला गया और इस तरह से ये न्यूट्रल हो गया। तो यहां चार्ज कलेक्ट क्यों नहीं हुए? कलेक्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो हमारे बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चले गए। तो इसको फिर हम कैसे चार्ज कर सकते हैं कंडक्टर को? तो कंडक्टर को चार्ज करने के लिए सबसे पहले उसे ग्राउंड से इंसुलेट करना पड़ेगा। अगर ग्राउंड के साथ इंसुलेट नहीं है तो इसका चार्ज ग्राउंड में ट्रांसफर होता रहेगा। तो फिर इसे कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो इसका जो प्रोसेस है वो आगे देखते हैं। तो यहां पे जो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं कि इट इज ईजियर टू चार्ज insulator by the friction, by rubbing, because charge is localized in the insulator and it will not move. So charge will exist there. But it is difficult to charge the conductor by this method, by the friction, with the help of friction, by rubbing it with other object. क्यों? Because charge will travel through the, because चार्ज कैन ट्रेवल थ्रू द बॉडी ऑफ कंडक्टर और वो ट्रेवल होके ग्राउंड में चला जाएगा, इसलिए कंडक्टर को चार्ज करना, फ्रिक्शन से चार्ज करना डिफिकल्ट है। मतलब विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन हम इंसुलेटर को इजीली चार्ज कर सकते हैं। बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर कैन इजीली बी चार्ज्ड, बट दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू चार्ज द कंडक्टर। तो प्रॉब्लम क्या था कि इंसुलेटर में प्रॉब्लम था, जब इंसुलेटर को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो उसमें जो चार्ज जनरेट होता है वो लोकलाइज्ड होता है। रबिंग पोर्शन पे चार्ज जनरेट होगा और वो वहीं रहेगा, क्योंकि इंसुलेटर जो होता है वो चार्जेस को फ्लो करने नहीं देता है। चार्ज कैन नॉट फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ द इंसुलेटर। तो इसलिए जो चार्ज रबिंग पोर्शन पे जनरेट हुआ है वो वहीं पे रहेगा और इस तरह से इंसुलेटर जो है चार्ज हो जाएगा, बट चार्ज वो वहीं रहेगा जहाँ पे उसे रब किया गया है। तो इस तरह से इंसुलेटर चार्ज हो जाता है। बट कंडक्टर में क्या प्रॉब्लम आती है कि कंडक्टर को अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाए तो रबिंग पोर्शन पे चार्ज तो जनरेट होगा बट वो लोकलाइज नहीं रहेगा, वो वहीं पे नहीं रहेगा, क्योंकि कंडक्टर जो होता है कंडक्टर अलाउ द चार्जेस टू फ्लो थ्रू देयर बॉडी, मतलब कंडक्टर के थ्रू चार्ज इजीली मूव हो सकते हैं। तो जो चार्ज डेवलप हुआ है कंडक्टर पे वो कंडक्टर के बॉडी के थ्रू, हमारे बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। तो इस तरह से सारा जो चार्ज डेवलप हुआ है वो ग्राउंड में चला जाएगा और कंडक्टर फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में भी। तो इस तरह से कंडक्टर को जो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मेथड से रब करके चार्ज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। तो फिर उसे कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो उसका सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि कंडक्टर को ग्राउंड से इंसुलेट करना होगा। कंडक्टर को ग्राउंड से पहले तो इंसुलेट कर दो ताकि कंडक्टर पे जो चार्ज जनरेट हुआ है वो ग्राउंड में ट्रांसफर ना हो, तभी कंडक्टर चार्ज हो सकता है। तो पहला कंडीशन है कि कंडक्टर को इंसुलेट कर दो ग्राउंड से। फिर चार्ज उस पर कैसे लाएं? तो कंडक्टर को चार्ज करने का एक मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब इंडक्शन के मेथड से कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। अब इंडक्शन मेथड में कंडक्टर को कैसे चार्ज करें, क्या है इसका मतलब? तो इंडक्शन का मतलब हुआ कि किसी चीज़ में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करना उसी की प्रॉपर्टी का यूज करके। मतलब जिस ऑब्जेक्ट में हम अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम कोई प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी उसे बाहर से नहीं दी गई है। तो इंडक्शन का मतलब हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम कोई प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं तो वो उसे बाहर से नहीं दी जाती है, बल्कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि एक नई प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है, उसमें डेवलप हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम, इस मेथड को इंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्टर को हम इस इंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इस प्रोसेस में जो कंडक्टर पे चार्ज आएंगे उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो इसमें हम क्या करते हैं? तो इसमें एक मेथड तो ये है कि हम एक कंडक्टर लेते हैं और कंडक्टर को किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे रखते हैं। तो जैसे हमने, ये एक इंसुलेटेड स्टैंड है और इस पे मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर रख दिया है ऐसे। तो ये हमारा कंडक्टर है।
तो एक स्फेरिकल कंडक्टर रख दिया ये। अब इसको कैसे चार्ज करेंगे? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक चार्ज्ड ग्लास रॉड बोल सकते हैं, एक रॉड को इसके पास लाता हूँ। सपोज ये ग्लास रॉड है और ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज होगा? तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। सपोज इसे सिल्क से रब करके पॉजिटिव चार्ज ले आया, तो एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इसके पास लाते हैं। तो जब पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इसके पास लाते हैं तो क्या प्रोसेस होगा? स्फीयर है न्यूट्रल, ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इनिशियली ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज भी हैं, इसलिए ये न्यूट्रल है। और मूवमेंट जो होगा किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मैटर में जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ निगेटिव चार्ज का होता है। हाइपोथेटिकली हम पॉजिटिव चार्ज का, उसी की तरह का इलेक्ट्रॉन की तरह के पॉजिटिव चार्ज को उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ मान सकते हैं, बट एक्चुअल केस में इलेक्ट्रॉन मूव होता है। तो जब मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज को लाता हूँ, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच कैन ईजिली मूव, वो ईजिली मूव हो सकते हैं। तो जैसे ही इस ग्लास रॉड को इसके पास लाऊंगा तो क्या प्रोसेस होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जो इधर से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे ग्लास रॉड की तरफ, और वो ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट होके मूव होंगे, तो कहाँ तक मूव हो सकते हैं? तो वो मूव होके इस सरफेस तक आ जाएंगे। इस सरफेस से आगे मूव नहीं हो सकते क्योंकि बीच में एयर है, एयर इंसुलेटिंग मीडियम है, तो वो एयर के थ्रू मूव नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एक जितने भी निगेटिव चार्ज है इस सरफेस पे आ जाएंगे और ये सरफेस पे निगेटिव चार्ज की, जो निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं इस सरफेस पे, इस साइड पे जितने पॉजिटिव हैं उससे ज़्यादा निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस सरफेस पे, इस पोर्शन पे एक नेट निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से हैं? तो पीछे से इस तरफ मूव हुए हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, इस पोर्शन में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव होके इधर आ गए। तो यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी, जो कि पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी जो कि प्रोटॉन पे होता है वो ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये इनिशियली न्यूट्रल था तो यहाँ पे जितना निगेटिव है यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव यहाँ से मूव होने की वजह से ही जनरेट हुआ है, क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रॉन के यहाँ से मूव होने की वजह से ही जनरेट हुआ है। तो जितने निगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव जनरेट होंगे इस साइड में। तो इस तरह से चार्ज का सेपरेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज। इधर निगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, तो सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो गया है। अभी सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो गया है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, बट जो कंडक्टर है वो अभी चार्ज नहीं हुआ है। चार्ज क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जैसे ही मैं इस ग्लास रॉड को हटाऊंगा तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जैसे ही ग्लास रॉड हटेगा तो इस जो निगेटिव चार्ज पे जो अट्रैक्टिव फोर्स इस साइड था वो हट जाएगा। अब ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है फिर दोबारा कंबाइन हो जाएंगे। जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव हैं, तो ये वापस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, अगर यहाँ पे अब मैं ग्लास रॉड को हटा दूं तो क्या होगा, जैसे ही ग्लास रॉड को हटाऊंगा इस पे अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो गया। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव होंगे और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरह से फिर इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ था वो खत्म हो जाएगा, ये न्यूट्रल बॉडी हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ग्लास रॉड को फिलहाल तो हटाना नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे चार्ज डेवलप हो चुका है। अब इसके बाद कुछ प्रोसेस ऐसा करना होगा कि स्फीयर पे चार्ज आ जाए, तो वो देखते हैं क्या होगा। तो अभी तो इस तरह से इस पे पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बीच में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो चार्ज होगा वो सरफेस पे ही एग्जिस्ट करेंगे, एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में अगर होगा तो वो किधर, इधर या उधर मूव ही होगा। इसमें कोई भी चार्ज
जो होगा वो सरफेस पे होगा, या तो इधर के सरफेस पे आ जाएगा या इधर के आएगा, बीच में नहीं हो सकता। बीच में क्यों नहीं हो सकता? सपोज यहां बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये ग्लास रॉड तो खींच रहा है अपनी तरफ, और इसके पास अभी आगे जाने का पाथ है, क्योंकि आगे तो ये कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रॉन को इजीली मूव होने देता है, इजी पाथ प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव होगा, इधर मूव होते होते कहां तक पहुंचेगा? सरफेस तक। जहां तक वो जा सकता है वो ग्लास रॉड की तरफ मूव होगा, और जहां तक उसके पास जाने का रास्ता है वहां तक वो जा सकता है। तो कंडक्टर के अंदर तो वो फ्रीली मूव होता है, तो इसलिए वो यहां तक आ जाएगा, लेकिन इसके बाद नहीं आ पाएगा, इसलिए वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि उसके बाद बीच में इंसुलेटर है, एयर जो कि इंसुलेटर है, तो वो चार्ज को मूव नहीं करने देता, इसलिए ये मूव होके इधर नहीं आएगा। और उसको भी थोड़ा सा हम डिटेलिंग उसकी बाद में करेंगे। तो फिलहाल तो ये कंडीशन आ गई। अब जो है हमें जो है इस पे चार्ज डेवलप करना है। अभी जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो ग्लास रॉड हटाएंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसलिए चार्ज ये जनरेट नहीं हो सकता। हमें क्या करना होगा? इसमें से एक तरह के चार्ज को इसमें से रिमूव करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये वाले सरफेस को ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं किसी कंडक्टिंग पाथ के थ्रू। तो यहां पे एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जैसी मैंने इसे ग्राउंड से कनेक्ट किया तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज मूव होके ग्राउंड में चले जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज मूव होके ग्राउंड में क्यों चले जाएंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव ग्लास रॉड जो है इस पॉजिटिव चार्ज को धकेल रहा है, रिपेल कर रहा है। तो रिपेल कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये इस तरह से मूव होके, और इनके पास भागने का अब एक रास्ता हो गया है ग्राउंड तक डायरेक्ट जाने का, ये कंडक्टिंग वायर जो कि कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा, और इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं जाएगा, भाई ये भी तो निगेटिव है ना, तो इस निगेटिव के बीच भी रिपल्सिव फोर्स है, यहां कंडक्टिंग पाथ है, तो ये निगेटिव भी मूव होके ग्राउंड में क्या जा सकता है? नहीं, वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो ग्लास रॉड है इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, इसलिए वो नहीं जाएगा। वहां पे पॉजिटिव चला गया, ये निगेटिव नहीं जाएगा। लेकिन यहां पे अगर मैं इस ग्लास रॉड को हटा दूं, तो जैसे ही ग्लास रॉड को हटाऊंगा इस पे जो एट्रैक्टिव फोर्स था ग्लास रॉड का वो खत्म हो गया। अब क्या हुआ? इनके बीच में जो है इस निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और फिर वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, जितना दूर भाग सकते हैं उतना दूर भागेंगे। दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज फार एज पॉसिबल। और तो भागने के लिए उनके पास इधर तो एयर है तो इस साइड से नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडक्टिंग पाथ है ग्राउंड तक जाने के लिए, तो ये जो चार्ज है एक दूसरे से दूर मूव होंगे, और जैसे ही यहाँ से आएंगे तो कंडक्टिंग पाथ के थ्रू ये भी ग्राउंड में चले जाएंगे। तो ये ग्लास रॉड हटा दूं, जैसे ही ये ग्लास रॉड हटाऊंगा तो ये सारे नेगेटिव चार्ज भी ग्राउंड पे चले जाएंगे, और इस तरह से स्फीयर फिर से जो है न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसलिए अभी ग्लास रॉड को नहीं हटाना है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है और ग्लास रॉड भी यहीं पे रखा हुआ है। अब ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट जो है कि मैंने जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज मूव होके ग्राउंड में चला गया, तो यहां पे प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज मूव होके ग्राउंड में चला गया, तो इससे क्या मतलब निकले? एक्चुअल सेंस में इस प्रोसेस का क्या मतलब है, क्या मतलब समझे? क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां था वो यहां से मूव होके एक एक करके मूव होके ग्राउंड में गए हैं? जो पॉजिटिव चार्ज यहां था वो मूव होके ग्राउंड में गए हैं? क्या इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो फोर्स रिपेल कर रहा था, वो वायर के अंदर गया, ये कंडक्टिंग वायर के अंदर जितने भी एटम या अदर इलेक्ट्रॉन थे उनको धकेलते हुए ग्राउंड में चला गया भागते हुए, ठीक है ना? यहां पे फोर्स लगा तो वो कंडक्टिंग वायर में गया, एकदम हुसैन बोल्ट बन गया, और वो सारे एटम्स को धकेलते हुए वो ग्राउंड में चला गया। क्या ये हुआ है प्रोसेस? एक्चुअल प्रोसेस यहां पे ऐसा नहीं है। ये तो सिंपल समझाने के लिए हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज ऐसे चला गया, बट एक्चुअल प्रोसेस क्या हुआ होगा? तो जब हम रियल प्रोसेस में जाते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है।
अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हुआ? तो क्या इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन दूसरा एंड तो ग्राउंड पे, क्या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से यहां पे इलेक्ट्रॉन ने देखा यहां पॉजिटिव चार्ज था, अब इलेक्ट्रॉन ने देखा कि भाई यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज है, यहां का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव होके इस वायर के थ्रू एटम्स वगैरह को धकेलते हुए यहां पॉजिटिव चार्ज को आया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या ऐसा प्रोसेस हुआ है? नहीं। एक्चुअल प्रोसेस में होता क्या है कि जो ये प्रोसेस जो होते हैं नियर बाय इलेक्ट्रॉन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। इधर का इलेक्ट्रॉन मूव होके यहां आके न्यूट्रलाइज नहीं किया है। हुआ क्या है प्रोसेस में, ये एक पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस वायर, जो ये कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि यहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है, तो इस वायर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो यहां का इलेक्ट्रॉन मूव होके यहां आ जाएगा। इस जो नियर पोर्शन का कंडक्टिंग वायर है उसका इलेक्ट्रॉन मूव होके यहां आ जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। अब सपोज यहां का इलेक्ट्रॉन मूव होके यहां आया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो उससे पीछे का इलेक्ट्रॉन मूव होके यहां आ जाएगा और इस तरह से इस जगह को भर देगा, न्यूट्रल बना देगा। लेकिन अगर यहां से मूव होकर यहां आया तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज की, ये पोर्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो फिर इससे पीछे का इलेक्ट्रॉन मूव होगा, फिर इससे पीछे का इलेक्ट्रॉन मूव होगा, और लास्ट में जब यहां से इस वायर का ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे मूव होगा डेफिशिएंसी वाले पोर्शन को फिल करने के लिए, तो फिर ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। तो फिर इस पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन, ये जो एंड पोर्शन है यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस पोर्शन पे। तो कुल मिला के केस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुआ है तुम्हारा, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, काफी फास्ट होता है, साइमल्टेनियस हम बोल सकते हैं। तो एक्चुअली में मूवमेंट कैसे हुआ, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां का इलेक्ट्रॉन आगे आया, यहां का इलेक्ट्रॉन आगे आया और ग्राउंड से यहां पे आया। तो एक्चुअली में वायर में जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे अभी भी उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें गए तो 5 इलेक्ट्रॉन उसी समय ग्राउंड से इसमें आ गए, तो वायर में तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हुए। चेंज कहां पे हुआ है, इस जो स्फीयर है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन गए और ग्राउंड से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आए। वायर में उतने ही है, इलेक्ट्रॉन उतने ही है, बस मूवमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो ट्रांसफर किस में हुआ, स्फीयर में हुआ वायर से, और यहां से ग्राउंड से इसमें आया है। तो एक्चुअली में प्रोसेस जो हुआ, पूरे प्रोसेस में वायर में इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ वायर से स्फीयर में और ग्राउंड से वायर में। तो जो चेंजेस हुआ है ग्राउंड और इसमें हुआ, तो इसलिए सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड से 5 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, क्योंकि वायर के इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आया। वायर के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। सारे प्रोसेस में वायर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं और ग्राउंड से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आए। तो सिंपल तरीके से इस प्रोसेस को हम सिंपल वे में समझाने के लिए बोल देते हैं कि ग्राउंड से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के सीधा सीधा इसमें चले गए हैं। बीच के वायर में जो प्रोसेस है उसको हम नहीं बोलते, क्योंकि एक्चुअली में वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोसेस जो है वायर के इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। सिंपल वे में समझाने के लिए जो चेंजेस है हम सिर्फ उसको देख के बताते हैं। हम बोलते हैं ग्राउंड से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अब ग्राउंड से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, तो उसी वे में मैं क्या बोल सकता हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन की तरह का जो पॉजिटिव चार्ज यहां है वो उल्टी डायरेक्शन में इधर चला गया। तो अगर ग्राउंड से 5 इलेक्ट्रॉन यहां आया है तो उसके दूसरे तरीके से मैं बोल सकता हूं 5 पॉजिटिव चार्ज यहां से ग्राउंड में चला गया। तो इसलिए समझने का दोनों तरीका है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। अच्छा, अब क्या हो रहा है, तो भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एयर के थ्रू ग्राउंड होके ग्लास में क्यों नहीं चला जा रहा है? ग्लास रॉड इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज एयर के थ्रू ग्लास रॉड में क्यों नहीं चला जा रहा है? जाके ग्लास रॉड के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इन दो में देखो डिफरेंस क्या है। यहां पे जो कंडक्टिंग वायर था उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इजीली मूव हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो ये क्या हुआ, इजीली मूव होके यहां चला गया और उसको फिल कर दिया।
तो मूवमेंट हो रहा था। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां तक जाएगा कैसे, बीच में तो एयर के एटम है, अब वो जाएगा तो एयर के एटम के थ्रू ही जाएगा। अब यहां पे क्या था कि जैसी डेफिशिएंसी हुआ, यहां का इलेक्ट्रॉन आगे आ गया, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। यहां पे वो नहीं हो सकता, क्योंकि एयर के एटम में जो होता है इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होता है। प्रोसेस कैसा हो सकता था, प्रोसेस इस तरह से हो सकता था, अगर मान लो कुछ चार्ज के ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है, इसमें कैसे होता है, थ्रू द मीडियम होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन को, या मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, सपोज हम मान लेते हैं 5 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन को, तो ये ग्लास रॉड क्या करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता। अब ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता तो फिर ये ग्लास रॉड अपने पास के एयर के एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेता। वो इलेक्ट्रॉन जो है जाके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते, तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। ये क्या करता, इधर वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को फिर खींचता, तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन अपने में ले लेता, ये न्यूट्रल हो जाता, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अब इस पे पॉजिटिव आ गया तो ये अपने पास के एयर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के कांटेक्ट में है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इस पे आ जाते, इस पे चार्ज न्यूट्रल हो जाता, और इस तरह से इस पे चार्ज खत्म हो जाता। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन इस एटम पे आया तो इसकी वजह से यहां का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता। तो इस तरह से एयर के थ्रू प्रोसेस होता है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव खत्म हो जाता है। तो तब बोलते इसका नेगेटिव चार्ज मूव हो गया ग्लास रॉड में। लेकिन मूवमेंट होने की कंडीशन क्या थी कि एटम में से, जो एयर के एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि एयर है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब हुआ एयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बॉन्डेड है विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड है, वो इजीली मूव नहीं हो सकते, वो निकलेंगे नहीं। यहां पे वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स था तो वो इजीली मूव हो सकते थे, वो निकल के यहां पे मूव होते हुए इसमें आ गए इजीली। यहां पे ग्लास रॉड जो है इस एयर के एटम में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो इस वजह से ये निगेटिव चार्ज एयर के थ्रू ग्लास रॉड में नहीं जा सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि इंसुलेटिंग मीडियम में जो इलेक्ट्रॉन जो है, इंसुलेटिंग मीडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता। तो ये निगेटिव चार्ज इसलिए ग्लास रॉड में नहीं आ सकता है क्योंकि बीच में एयर है जो कि इंसुलेटर है। अब वापस हम इस कंडीशन में आते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में जा चुका है, इस पे निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज ग्लास रॉड से अट्रैक्टेड है, अब हमें इस पे नेगेटिव चार्ज चाहिए, लेकिन अभी ग्लास रॉड हटाऊंगा तो ये सारा नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये नेगेटिव चार्ज जब रिपेल करेंगे तो वो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। अगर मैं ग्लास रॉड को हटा दूं तो उसके बाद क्या होगा, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका ग्राउंड से कनेक्शन खत्म करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये कंडक्टिंग वायर को यहां से हटा देता हूं। अब क्या हुआ, चार्ज के पास भागने का रास्ता नहीं है, क्योंकि ये रखा भी इंसुलेटिंग मीडियम पे है, तो वो इधर से तो जा ही नहीं सकता ग्राउंड में। अब ये ट्रैप हो गया है इस स्फीयर पे, इस स्फीयर पे चार्ज डेवलप हो गया है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। हम बोलते हैं चार्ज इस पे इंड्यूस हो गया। अब मैं ग्लास रॉड को हटा देता हूं। अब ग्लास रॉड को हटा देता हूं तो क्या प्रोसेस होगा, तो जैसे ही ग्लास रॉड को हटाया, इन पे क्या होगा, इन पे जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो खत्म हो जाएगा। तो अब इस चार्जेस पे कोई फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है, कोई भी एट्रैक्टिव फोर्स या कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब इन चार्जेस के बीच क्या हो रहा है, ये लाइक चार्जेस ही ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जैसे ही ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज फार एज पॉसिबल। ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जितना दूर हो सकता है उतना दूर भागेंगे, या इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पे आ जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें हर तरफ से लगने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा हो।
तो उस कंडीशन में आ जाएंगे। तो वो कंडीशन क्या होती है? तो वो कंडीशन होती है कि ये इस स्फीयर पे मूव होंगे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इक्वली मतलब चारों तरफ से सेम जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सेम अमाउंट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब चार्ज की डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया हर पॉइंट पे सेम हो जाएगा, जिसको हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस तरह से पूरे स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा। और इस चार्ज के पास भागने का रास्ता नहीं है, तो वो ट्रैप रहेगा और इस तरह से ये कंडक्टर जो है चार्ज हो गया है। तो इस तरह से हम किसी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, और ये जो चार्ज डेवलप हुआ है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। अब इंडक्शन मेथड से कंडक्टर को चार्ज करने का एक दूसरा तरीका भी है, अब उसको हम देखते हैं। तो इस तरीके में हम क्या करते हैं कि दो स्फीयर लेते हैं और दोनों स्फीयर इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हुए हैं। इस मेथड में हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड लेते हैं, लार्ज इंसुलेटिंग स्टैंड, और इस पे हम दो स्फीयर रख देते हैं जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। दो स्फीयर हमने रख दिया और ये दोनों स्फीयर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। अब एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को मैं इन दोनों स्फीयर के पास लेके आता हूं। अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ द ग्लास रॉड वो क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो पहला स्फीयर ए है, दूसरा स्फीयर बी है। तो पहले स्फीयर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुल होके ग्लास रॉड की तरफ आ जाएगा, जैसे पिछले केस में हुआ था। तो ये वाला सरफेस पे स्लाइट निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पुल होके ग्लास रॉड की तरफ आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इस ग्लास रॉड के नियरर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। मतलब एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस सरफेस पे, उसका नंबर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उससे ज़्यादा होगा, तो इसलिए इस सरफेस पे एक नेट निगेटिव चार्ज आ जाएगा। पिछले केस में हमने देखा था कि जब ऐसा होता है तो इसका जस्ट अपोजिट सरफेस पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, नेट मूवमेंट, वो उस अपोजिट सरफेस से ही इधर हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सरफेस है वो कांटेक्ट में है, तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस स्फीयर से नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ मूव हो जाएगा क्योंकि कांटेक्ट में है, और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब इसमें से नेगेटिव चार्ज, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, इस सरफेस पे एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट एक, तो सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज जो है वो बी के इसके जस्ट अपोजिट बी सरफेस पे आ जाएगा। क्योंकि हमने पिछले केस में भी देखा था कि जब उसमें मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज जो है सिर्फ सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा, बीच में नहीं रह सकता, क्योंकि बीच में रहेगा तो वो ग्लास रॉड की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो मूव होगा टुवर्ड्स द ग्लास रॉड। तो चार्ज केवल सरफेस पे रह सकते हैं। तो इसलिए जो भी चार्ज बीच में होंगे वो क्या करेंगे, या तो ग्लास रॉड की तरफ मूव होंगे, या पॉजिटिव चार्ज है तो ग्लास रॉड से रिपेल होके अपोजिट सरफेस की तरफ मूव होंगे। तो चार्ज सिर्फ दो सरफेस पे अपीयर होगा, चार्ज सिर्फ दो साइड में अपीयर होगा, ग्लास रॉड के नियरर सरफेस जिस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, और ग्लास रॉड से फार्दर सरफेस जो नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट है उस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो इस तरह से चार्ज का सेपरेशन हो गया दोनों सरफेस पे, और हम बोलते हैं दोनों सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो गए हैं। लेकिन क्या ये चार्ज सरफेस पे एग्जिस्ट रहेगा? क्या इस चार्ज की वजह से सरफेस पे एक नेट चार्ज आ जाएगा? तो हम देखते हैं कि अगर मैं अभी ग्लास रॉड को हटा लूं, तो जैसे ही मैं ग्लास रॉड को हटाऊंगा तो क्या होगा, इस निगेटिव चार्ज पे
जो एट्रैक्टिव फोर्स था ग्लास रॉड का वो खत्म हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे जो ग्लास रॉड का रिपल्सिव फोर्स था वो खत्म हो जाएगा। तो ग्लास रॉड हटाने के बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और क्योंकि बीच में कांटेक्ट है तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे की तरफ मूव होंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस तरह से ये दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्लास रॉड को नहीं हटाना है। अभी ये सरफेस, अभी ये जो कंडक्टर हैं वो चार्ज, अभी ये कंडक्टर जो हैं उन पे अभी नेट चार्ज नहीं आ सकता। अब नेट चार्ज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो नेट चार्ज लाने के लिए हमें इन कंडक्टर के कांटेक्ट को अब ब्रेक करना होगा। तो मैंने क्या किया, इन कंडक्टर्स को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा, स्लाइट डिस्टेंस पे, ये इनके बीच अब मैंने डिस्टेंस कर दिया स्लाइट। तो इस तरह से दोनों कंडक्टर के बीच सेपरेशन आ चुका है, बीच में एयर है जो कि इंसुलेटर होता है, तो चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में मूव नहीं हो सकता। अब यहां पे क्या हुआ कि ये दोनों स्फीयर जो हैं उन पे चार्ज है, एक पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव, और स्फीयर पे एक नेट चार्ज आ चुका है। क्योंकि दोनों सेपरेट हैं तो स्फीयर अब चार्ज हो चुका है, और अब अगर ग्लास रॉड हटाऊं तो इवन दो ये दोनों चार्जेस अभी, अब मैं अगर ग्लास रॉड को हटा दूं तो ये दोनों चार्जेस जो अलग अलग इस ए और बी पे हैं, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो बी और ए पे हैं वो एट्रैक्टिव फोर्स तो एक्सपीरियंस करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव होंगे, लेकिन कांटेक्ट ना होने की वजह से अब वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि इस केस में अगर मैं ग्लास रॉड को हटा दूं तो क्या होगा। तो इस केस में अगर मैं ग्लास रॉड को हटा दूं तो क्या कंडीशन आ जाएगी? जैसे ही मैं ग्लास रॉड को हटाऊंगा तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा सा सेपरेट किया तो ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिव की तरफ मूव होगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, और ये जो दोनों चार्ज हैं वो नियरर सरफेस पे आ जाएंगे इस तरह से, लेकिन इनके बीच कांटेक्ट नहीं है तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो इस तरह से ग्लास रॉड हटाने के बाद भी दोनों स्फीयर पे चार्ज है, मतलब दोनों स्फीयर चार्ज हो चुके हैं। अब ये तो था कि अब दोनों स्लाइड सेपरेटेड हैं तो चार्ज इस तरह से नियरर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब इनको और दूर सेपरेट कर दिया जाए, इफ दे आर टेकन फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफी दूर ले जाया जाए। तो अब अगर इंसुलेटिंग स्टैंड है और इनको हमने काफी दूर लेके इनको हम एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे रख देते हैं, अगर इन दोनों को अब काफी डिस्टेंस पे रख देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इनका आपस में जो एट्रैक्टिव फोर्स था वो खत्म हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जो एट्रैक्टिव फोर्स था वो नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा, और अब इन पे एक ही फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अब इनके बीच एक ही फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सेम स्फीयर। एक ही स्फीयर पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो सेम नेचर के हैं, तो इनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो सिर्फ वही फोर्स इनके बीच लगेगा। और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, ये सारे चार्ज स्फीयर पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि सब पे नेट फोर्स जीरो लगे, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगा। तो वो यूनिफॉर्मली सारे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, और इस तरह से ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ए वाला स्फीयर इसी तरह से यहां निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये निगेटिव चार्ज भी इस पूरे स्फीयर पे स्प्रेड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, और इस तरह से ए स्फीयर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह से भी, तो ये एक और मेथड है, ये एक और तरीका है कंडक्टर को चार्ज करने का, जिसमें दो कंडक्टर को हमने चार्ज कर दिया, एक पे निगेटिव आ गया और दूसरे पे पॉजिटिव आ गया, और ये मेथड कहलाता है इंडक्शन। मतलब इसमें हमने स्फीयर के ही चार्ज का यूज किया है उन पे चार्ज डेवलप करने के लिए। तो ये हमारा इंडक्शन मेथड था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कूलम्स लॉ के बारे में बताऊंगा।